Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. स्टार्ट करते हैं इजी लर्निंग। कल हम लोगों ने बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहली बात कि ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, जो रेस्पिरेशन होगा, उसको बोला जाता है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसके बाद हम लोगों ने मेल जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके बारे में बात की थी। क्या बात की थी वो देख लेते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बोल के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से। नोज बाहर की तरफ ओपन होंगे, किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से ओपन होंगे बाहर की तरफ? ये नोस्टिल की हेल्प से बाहर ओपन होंगे। नोज के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हेयर एंड म्यूकस रहेगी, जो डस्ट एंड जर्म्स को ट्रैप करने का काम करेगी। कल की क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। और ये क्या करेंगे? एयर को वार्म और मॉइस्ट करने का काम करेगा। आपको नोट्स बनाने में इससे हेल्प मिल जाएगी, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है चीजों को। प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं इन सब चीजों को। दूसरा हमने क्या बात की थी? फेरिंग्स, थ्रोट। ये क्या रहेगा आपका? कॉमन पैसेज है किसके लिए? एयर एंड फूड के लिए। फॉर बोथ द विंड पाइप एंड फूड पाइप कॉमन पैसेज इज फेरिंग्स। नेक्स्ट वन इज लैरिंग्स, अनदर नेम ऑफ लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। क्या करेगा? ये साउंड को प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। और क्यों साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी? क्योंकि इसके पास क्या रहते हैं? वोकल कॉर्ड होते हैं। मेल के अंदर, मेल के अंदर जब प्यूबेरिटी आएगी, मेल में जब प्यूबेरिटी आएगी तो यही लैरिंग्स किसके अंदर चेंज हो जाएगा? कल बात की थी आप लोगों ने, एडम्स एप्पल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बाहर की तरफ निकल के आ जाता है ना, ये बाहर की तरफ निकल के आ जाता है, प्रोट्रूडिंग हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। बॉयज के अंदर तो ये बाहर की तरफ निकल के आ गया, दिखता है, स्पष्ट दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। व्हाट अबाउट गर्ल्स? गर्ल्स में नहीं आता बाहर निकल के। क्यों? गर्ल्स में बाहर निकला हुआ नहीं होता। क्या आपके पास इस चीज का आंसर है कि गर्ल्स में ऐसा क्यों नहीं है? सिंपल सी चीज है, ईश्वर ने ब्यूटीफुल बनाई है गर्ल्स। अगर ये बाहर की तरफ निकला हुआ आएगा तो कैसे लगेंगी? वो सुंदर नहीं दिखेंगी? ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स के अंदर जो है, वैसे तो गर्ल्स होती ब्यूटीफुल है। अब आप देखो ऐश्वर्या राय का अगर ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता तो कैसी दिखाई देती वो? कितनी खूबसूरत है वो। अगर वो एडम्स एप्पल उनका निकला हुआ होता तो किस तरह की लगती? खूबसूरती नहीं जानी चाहिए यहाँ पर, इसीलिए गर्ल्स का ये ज्यादा बाहर निकला हुआ नहीं है। साइंटिफिक टर्म की अगर बात करें तो जो गर्ल्स का जो वोकल कॉर्ड होगा, गर्ल्स का जो वॉइस बॉक्स होगा, उसकी ग्रोथ कम होती है एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज में इसकी ग्रोथ ज्यादा है, इसीलिए क्या निकलेगा आपका? बाहर की तरफ निकलता है। गर्ल्स में ये नहीं निकला हुआ होता। ठीक है, ये सारी मजाक की बात थी कि जो पीछे मैंने बोला था अभी। पर याद रखने के लिए अच्छा पॉइंट है कि गर्ल्स के अंदर ये बाहर निकला हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो होती है वो कम होती है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या नाम दिया था? एपिग्लोटिस। ये क्या करेगा? फूड को विंड पाइप में जाने से रोकेगा। इसकी बात आप लोगों ने कर ली थी। इसके बाद आ जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या नाम दिया? विंड पाइप। ट्यूब है जो एयर को कहाँ ले जाएगी? लंग्स में ले जाएगी। सी शेप के रिंग प्रेजेंट होते हैं जो इसको क्या रहेंगे? ओपन रखते हैं। साथ ही साथ जो आपका ट्रैकिया होगा, इस पे म्यूकस होती है, इसके अंदर भी म्यूकस होती है, और सीलिया होंगे जो डस्ट को ट्रैप कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर एयर जाएगी आपके लंग्स के अंदर। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ये ट्रैकिया आया था। ट्रैकिया आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आगे जाकर के फर्दर डिवाइड हो गई थी किसके अंदर? ब्रोंकियोलस में। और ब्रोंकियोलस का जो लास्ट वाला पार्ट था, जो ये फूली हुई स्ट्रक्चर बनी थी, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनी थी, इसको क्या नाम दिया था? बलून लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया था यहाँ पर क्या? एल्वेलाई। बलून लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेस का एक्सचेंज इसके थ्रू होगा। कैसे होगा? अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगी कि किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ एल्वेलाई होगा। ऑक्सीजन जो है एंटर करेगी ब्लड, यहीं से ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर एंटर करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से एल्वेलाई के अंदर आएगी। ठीक है, ये रिकैप है जो कल की क्लास में हम लोगों ने किया था। इसके बाद आ गया मेन पार्ट, आ गया आपका कौन सा? लंग्स। लंग्स क्या है? मेन ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग है। कवर, इसका जो कवर है उसको क्या बोला गया है? प्लूरल मेम्ब्रेन बोला गया है। ठीक है, इसी से बना है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
राइट लंग बड़ा होगा, लेफ्ट लंग छोटा होगा। राइट लंग में कितने लॉब्स हैं? 3 लॉब्स हैं, और लेफ्ट लंग के अंदर 2 लॉब्स हैं। इसके बाद आ गया डायफ्राम। लंग्स के नीचे, लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? मसल है जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होगी। किस में हेल्प करती है? ब्रीदिंग में हेल्प करेगी, ब्रीदिंग में हेल्प करेगी। ध्यान रखिएगा, जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एयर अंदर जाएगी, और जब लंग्स, सॉरी लंग्स नहीं, डायफ्राम, डायफ्राम की बात कर रहे हैं, लंग्स जाएगा दिमाग में। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एयर अंदर आएगी, और जब डायफ्राम आपका रिलैक्स करेगा तो एयर क्या होगी? बाहर निकलेगी। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आप इसको ऑब्जर्व भी करना जब ब्रीदिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, कौन? डायफ्राम। कैसे होगा ये? किस तरह से करेंगे? कैसे याद रहेगा? कैसे एयर आपके लंग्स के अंदर जाएगी और कैसे एयर लंग्स से बाहर निकलेगी? ये सारा प्रोसीजर किसके अंदर आएगा? ब्रीदिंग के अंदर आएगा, जिसको भी देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास, रेस्पिरेशन हैपन्स इन 3 मेन स्टेप। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं 3 स्टेप हैं इसके। पहला कौन सा है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, थोड़ी देर क्या, 2 सेकंड पहले बोला था, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसके थ्रू होगी आपकी? ब्रीदिंग, एयर का अंदर जाना, इनहेलेशन। 2 तरह का होगा ब्रीदिंग के, 2 मेन पार्ट होंगे। इनहेलेशन, इन का मतलब अंदर जा रहा है, एक्सिलेशन एग्जिट हो रहा है, एयर को बाहर निकालना है। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, गैस को, गैस यानी एयर को, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर के जाना है। उसको पहले ब्लड के अंदर लेकर के जाना है, वो तो हो जाएगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सपायरेशन, कि बाहर से एयर अंदर आई है और वो कहां जाएगी? एल्वोलाई के अंदर चली गई, एल्वोलाई से किस में चलेगी? ब्लड में। अब वो ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगी, वो कौन सा हो जाएगा? इंटरनल। ठीक है, और बाद में आ जाता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। वन बाय वन तीनों चीजों को हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले आ गई ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में 2 मेन चीजें आपकी हेल्प करेंगी, मसल्स हेल्प करेंगी ब्रीदिंग के अंदर। 2 मेन मसल्स हमारी बॉडी के अंदर जो रहेंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो कौन सी है? एक तो है आपकी कौन सी? डायफ्राम। डायफ्राम, ए आता है क्या यहाँ? एक पहली तो है डायफ्राम, और दूसरी कौन सी है? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम तो था लंग्स के नीचे, और इंटरकोस्टल मसल कहां प्रेजेंट होती है? रिब केज में, रिब केज के अंदर प्रेजेंट होती है। रिब केज के अंदर लंग्स आपके प्रोटेक्टेड थे, वहीं पर आपकी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? 12 पेयर्स ऑफ रिब, 12 पेयर ऑफ रिब्स वी हैव। अब ये दोनों हेल्प करेंगी आपकी इनहेलेशन एंड एक्सिलेशन में। अब आप देखिए कि हमें क्या करना है, पहले इनहेलेशन करना है। इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा? एयर बॉडी के अंदर जानी है। अब आप एक बात देखिए कि एयर का मूवमेंट कहां से कहां होता है। आप ही जानते हो कि एयर का मूवमेंट जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, यही होता है ना डिफ्यूजन। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसका मूवमेंट होगा किसका? एयर का। बॉडी के अंदर लेकर के जानी है ना? तो बॉडी के अंदर किस तरह से जाएगी? यानी अंदर की तरफ जो है प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए। यहां मैंने क्या बोला? इनहेलेशन के टाइम पे जो एयर है मूवमेंट करती है कहां से? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दूसरी चीज क्या आएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है एयर आपकी मूवमेंट करेगी। तो इसके लिए बॉडी के अंदर का प्रेशर कैसा होना चाहिए? यानी चेस्ट कैविटी का, बॉडी के अंदर का इन द सेंस चेस्ट कैविटी का प्रेशर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब प्रेशर कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा, प्रेशर इसमें चेस्ट कैविटी का प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए चेस्ट कैविटी का। अगर आपको प्रेशर लो करना है वहां पर, तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? किसके वॉल्यूम को? चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कैसे हो सकता है? इंक्रीज कैसे हो सकता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, यहां पर क्या थे? लंग्स है,
ये लंग्स है, यहां पर ये डायफ्राम है। डायफ्राम की दो ही पोजीशंस होती हैं, एक तो ये डोम शेप का हो जाए और दूसरा डायफ्राम कैसे हो जाए, दूसरा डायफ्राम कैसे हो जाए, या ये फ्लैट हो जाए, या ये फ्लैट हो जाए। अब फ्लैट, अब आप देखो कि जब ये डोम शेप का बना था तब इसका वॉल्यूम कितना, इतना है। जब ये फ्लैट हो गया तब वॉल्यूम इसका इतना है। तो यहां पर क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। यहां पर वॉल्यूम कैसे कम है, यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स जो डायफ्राम था वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। यहां पर डायफ्राम वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए डायफ्राम क्या हो जाएगा, आपका फ्लैट हो जाएगा। इजी चीज थी। दूसरी आ गई इंटरकोस्टल मसल। अब रिब्स है, रिब्स या तो अंदर इनवर्ड या अपवर्ड स्लाइटली जाती हैं, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली, या तो इनवर्ड या अपवर्ड। अब आप देखें इनवर्ड जाएंगी तो एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, अपवर्ड आएंगी तो वॉल्यूम बढ़ गया। यानी जो मसल्स होंगी, इंटरकोस्टल मसल, यहां शॉर्ट में लिख लेते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स जो होंगी इनका मूवमेंट कैसे हो जाएगा, अपवर्ड हो गया, जिससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा है, एयर अंदर आ जाएगी। समझ में आ गई चीज। दोनों में से एक को आपने अच्छे से याद करना है, दूसरा जस्ट अपोजिट करना है। अब बात करते हैं किसकी, एक्सिलेशन की। एक्सिलेशन, एक्सिलेशन के अंदर क्या होगा, चेस्ट कैविटी का प्रेशर कैसा करना पड़ेगा। एक्सिलेशन का क्या मतलब है, एयर बाहर जाएगी तो चेस्ट कैविटी का प्रेशर कैसा करना पड़ेगा आपको, चेस्ट कैविटी का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर हाई इंक्रीज करना पड़ेगा, चाहे हाई कर लो चाहे इंक्रीज कर लो। इसके लिए वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम दोनों में से कहां पर कम है, यहां कम है, वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और वॉल्यूम को कम करने के लिए आपने क्या किया, डायाफ्राम कैसा हो गया आपका, डोम शेप का हो जाएगा। डायफ्राम डोम शेप का हो गया। इंटरकोस्टल मसल जो अपवर्ड थी अब क्या हो जाएंगी, डाउनवर्ड हो जाएंगी। इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाएंगी, ये डाउनवर्ड हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम था वो कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज होगा और एयर बाहर निकल जाएगी। इजी सिंपल चीज थी ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आप ना जब ब्रीथ करेंगे तो इसको ऑब्जर्व करना कि क्या जो यहां पर मैंने पढ़ाया आपको वो सही पढ़ाया है। देख लीजिए, ये डायग्राम के अंदर आ गया आपका, ठीक है। यहां देखो, ये जो दिखाया गया है ये रिब्स है, ये रिब्स है, रिब्स हो गई है। रिब्स के अंदर देख लो कितने परफेक्ट तरीके से आपका जो लंग्स होते हैं वो फिट होते हैं। ये इनहेलेशन को दिखा रहा है, ये एक्सिलेशन को दिखा रहा है। इनहेलेशन में मैंने क्या बताया था अभी, डायफ्राम कैसे हो गया, या तो पुल डाउन लिखा है इन्होंने, पुल डाउन, या फ्लैट लिख सकते हैं, एक ही चीज है, क्योंकि या तो ऊपर जाएगा या नीचे, नीचे मैंने फ्लैट लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। ये नीचे, यहां पर भी आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो, वॉल्यूम को, वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हो। और मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल क्या थी, पुल अप, अपवर्ड आ गई, अपवर्ड आ गई, जिससे क्या हो गया, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एयर अंदर आ जाएगी। प्रोसीजर हो गया कौन सा आपका, इनहेलेशन। एक्सिलेशन के अंदर क्या होगा, यहां देखो, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। यहां देखिए, ये जो डायफ्राम था रिलैक्स हो गया, यानी किस शेप का हो गया आपका, डोम शेप का आ गया, ये डोम शेप का हो गया ना। अब क्या हो गया इसमें, और इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी आपकी, रिलैक्स, यानी दोनों को रिलैक्स करना है। रिलैक्स कब होंगी, नीचे की तरफ आराम से है ये मसल्स, कोई मूवमेंट नहीं है ज्यादा इसके अंदर, डाउनवर्ड आ गई, ठीक है। और जिससे इससे चेस्ट कैविटी का एरिया क्या हो गया, क्या वो एरिया, बार बार एरिया निकल रहा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया, एयर जो होगी आपकी बाहर निकल जाएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया से क्या हो जाएगी, ये देखिए बाहर की तरफ निकल रही है, ये एयर बाहर आ जाएगी। द डायफ्राम फंक्शन इन ब्रीदिंग, ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। फर्स्ट एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया आपका, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सेकंड में क्या था, सेकंड में है, ये देखिए, ये सारी वही चीजें हैं जो अभी तक हमने कर ली हैं। बार बार उसी चीज को बोलने का, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, सारा लिख के बता दिया, फिर डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको नोट्स के अंदर हेल्प करेगा।
इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन, ठीक है, आप लोग इसमें से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, ये आपको एक्सहेलेशन दिया गया। एक्सहेलेशन में सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाए इनसे। इसके बाद है मसल इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है? मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसके बारे में मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कई बार इसका नाम ले लिया है क्लास के अंदर। एक का डायफ्राम और दूसरा कौन सा है, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड गैसेस एक्सचेंज, ये सेकंड पार्ट है। 3 स्टेप बताए थे ना, फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग था, दूसरा क्या था, गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड गैसेस एक्सचेंज, कैसे गैसेस जाएंगे और कैसे इनका एक्सचेंज होगा, ये सेकंड पार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है, एयर एंटर करगी नोज के थ्रू ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहां जाएगी ये, ब्रोंकाई, ब्रोंकिया, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस और एल्वलाई से, एल्वलाई तक जाएगी, ये एल्वलाई तक जाएगी। ये डायग्राम लिखा गया था यहां पर। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं कैरेक्टर? फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कुछ कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से थे देख लीजिए। पहली थी, उसके अंदर क्या था आपका, वॉल कैसी होनी चाहिए, थिन वॉल होनी चाहिए। एल्वेलाई हैव थिन वॉल एंड मैनी ब्लड कैपिलरीज। एल्वेलाई देख लेते हैं आगे, ये देखो, ये लंग्स हैं आपके पिंक कलर के स्पॉन्जी, 2 लंग्स होते हैं सबके पास। इसमें से ये वाला पार्ट जो है ये क्या रहेगा आपका, एल्वेलाई है, इसको बाहर निकाल दिया इन्होंने यहां पर। ये कौन है, ये वाला पार्ट क्या है, एल्वेलाई है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, लंग्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ना बॉक्स दिया हुआ है एक, उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि अगर इसको निकालेंगे ना, अपन एक एल्वेलाई को निकालते हैं तो ये 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर लेती है। ये इतना ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ये आपका। अब आप देखो, इसमें ये जितने भी ये क्या बोलना चाहिए इनको, ये बलून लाइक जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना, ये सारी की सारी एल्वेलाई हैं, सारी की सारी एल्वेलाई हैं। इसमें से एक ले ली मैंने यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, अब ये जो जितना भी ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ध्यान रखना, जहां पर ब्लू ब्लड आ गया दैट मीन्स वो डीऑक्सीजनेटेड है, और जहां पर रेड ब्लड आ गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो ब्लड था, बॉडी के अंदर से जो ब्लड आया कैपिलरी के थ्रू, ये चारों तरफ, ये क्या है, ये वाली जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये वाली क्या है, ये ब्लड कैपिलरी तो है, ये ब्लड कैपिलरी है ये। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इस कैपिलरी के अंदर, ये जो है ये आपकी एल्वेलाई की वॉल है, थिन वॉल है बिल्कुल। ब्लड आया, ब्लड के पास क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वेलाई के पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसीजर ब्लड, ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, यहाँ देखिए ऑक्सीजन आ गई किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ये कौन है, ये आरबीसीज हैं, ये आरबीसीज हैं, इनके पास आ जाएगी ऑक्सीजन। और ये आरबीसी यहाँ जो लाइन थी वो क्या लेकर आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, ये रही, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इससे बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन कहाँ चलेगी, आरबीसी के अंदर चलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर चलेगी, ब्लड के अंदर आ गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर आ गई, ये वही एल्वेलाई के अंदर आ गई, फिर ब्रोंक्यूलस, ब्रोंकाई, ट्रैकिया और नोज के थ्रू ये बाहर निकाल दी जाएगी। क्या पहला पार्ट समझ में आया? देख लेते हैं थोड़ा सा पिछले पेज पे क्या लिखा था। और एल्वेलाई हैव थिन वॉल एंड मैनी ब्लड कैपिलरीज, समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, कर दी, डिफ्यूज कर दी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेज इनटू एल्वेलाई, एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, और ऑक्सीजन किसके अंदर चलेगी, आपके ब्लड के अंदर चलेगी, जिसको बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। वो था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मतलब कि ब्लड तक पहुंची, अभी ऑक्सीजन आगे नहीं गई है, ब्लड तक पहुंचाना, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये भी किसका पार्ट था, जो गैसेज एक्सचेंज हो रहा है उसके 2 पार्ट है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल में देखना है, अब जाएगी ऑक्सीजन किसके पास, आपकी टिश्यूज के पास जाएगी, सेल्स के पास जाएगी, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ब्लड में ऑक्सीजन चली गई थी, अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है। ये देखो, यहां पर बॉडी की ये वाली कोई सेल दे रखी है, दे रखी है ना सेल, ब्लड जा रहा है। अब ब्लड के पास क्या थी, ब्लड के पास क्या है आपके, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, ये देखो, ये ऑक्सीजन किसके पास चलेगी,
ये चली गई सेल के पास, सेल में भी किसके पास जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास चलेगी। क्यों, रेस्पिरेशन तो ये करेगी सेल के लिए। बात समझ में आई। अब ये यहाँ चलेगी ऑक्सीजन, अब इसमें सेल के अंदर, सेल में भी तो अपना रेस्पिरेशन प्रोसीजर होगा ना, सेल इस ऑक्सीजन का यूज करेगी, अपना रेस्पिरेशन करेगी, तो प्रोडक्शन किसकी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आ रही है, वापस से आपके ब्लड के अंदर आ रही है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ऑक्सीजन कहां चलेगी, सेल के पास चलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास चली गई, ब्लड के पास चली गई। और इसी ब्लड के थ्रू ये कहां पर आ जाएगी, अब एल्वेलाई के पास आ जाएगी, और लंग्स के थ्रू और ब्रोंकाई ब्रोंकियोलस ट्रैकिया के थ्रू ये नोज से बाहर निकाल दी जाएगी। ये था आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दोनों ही जगह पर प्रोसीजर कौन सा रहेगा, प्रोसीजर कौन सा काम आएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस काम में आता है। प्रोसेस कौन सा काम में आएगा, डिफ्यूजन प्रोसीजर के थ्रू जो है ये आपका गैसेस का एक्सचेंज होगा। किसके अंदर, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज बोला है मैंने, ऐसे नहीं बोला मैंने कि आपको हम जैसे अमीबा करता है, अमीबा रेस्पिरेशन कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ओनली। अमीबा कैसे करेगा, अमीबा कैसे करेगा, ये बात की थी शायद हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर। ये यहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ये कौन सा प्रोसेस था, डिफ्यूजन था। हमारे अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। यहाँ पर एक चीज, ये यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये आता है कि जैसे अमीबा के अंदर या यूनिसेलुलर के अंदर ओनली डिफ्यूजन प्रोसीजर इज सफिशिएंट फॉर रेस्पिरेशन, क्या हमारी बॉडी या मल्टीसेलुलर में डिफ्यूजन के थ्रू नहीं कर सकते, क्या हम लोग नहीं कर सकते, डिफ्यूजन प्रोसीजर के थ्रू हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वी आर ऑर्गन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, डायरेक्ट एनवायरनमेंट से हमारा कांटेक्ट नहीं है, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन प्रोसीजर के थ्रू हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। हमारे जितने भी ऑर्गन है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से हैं, इसीलिए डिफ्यूजन वहां पर सफिशिएंट नहीं होगा। डिफ्यूजन कहां पर आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर डिफ्यूजन प्रोसीजर आएगा। चलते हैं, अगला पॉइंट कौन सा है, आगे है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पिछले इसमें बात की थी हमने, ब्लड है ये, ब्लड के पास एक मेन चीज होती है जो ऑक्सीजन को लेकर के जाएगी। अब कौन लेकर के जाएगी, ब्लड, आपके ब्लड के पास आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज के पास एक सब्सटेंस होगा, वो कौन होगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होगा। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, यही लेकर के जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है भाई, ये हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का पिगमेंट है, एक प्रोटीन है ये, ठीक है, पिगमेंट है। इसको क्या बोला जाएगा, रेसिपिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रेसिपिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। 97% ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये जाएगा। पीछे सेल थी आपकी, यहां से ये जो ऑक्सीजन है, ये देखो ये आरबीसी लिख रखा है, आरबीसी में ये ऑक्सीजन किसके पास है, हीमोग्लोबिन के पास है। हीमोग्लोबिन को आप कैसे लिख सकते हैं, एचबी लिखते हैं इसको, टेस्ट कर ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो एचबी, एचबी बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, यहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वापस ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। समझ में आया ये, जब ऑक्सीजन अलग होगी, हीमोग्लोबिन अलग होगी, अब हीमोग्लोबिन तो फ्री हो गया ना, वो यहां से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वो कैसे लेगा अभी देखेंगे। 97% तो चलेगी आरबीसी के, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ, 3% कौन लेके जाएगी, प्लाज्मा लेकर के जाती है। बात समझ में आ गई ये वाली। अब देखो कि अगर ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, तो हेड से फीट तक या हार्ट से लंग से फीट तक ऑक्सीजन पहुंचने में 3 साल का टाइम लग जाता। तो क्या आप खुश हैं कि आपके पास हीमोग्लोबिन है, नहीं तो फीट तक ऑक्सीजन पहुंचने में कितना टाइम लगता, 3 साल का टाइम लग जाता। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर बॉक्स बना हुआ है ना, फर्स्ट बॉक्स के अंदर तो बताया था कि एल्वेलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, फर्स्ट लाइन थी ये, सेकंड लाइन के अंदर ये चीज वहां पर लिखी हुई है, आप लोग जरूर नोट करना वहां से ये।
रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 तरीके हैं। एक चीज ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में जाएगी आगे। कैसे जाती है उसको देखते हैं। 5 to 7%, 5 to 7% कौन लेकर के जाता है? प्लाज्मा लेकर के जाती है, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 70%, 70% प्लाज्मा ही लेके जाएगी, लेकिन किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयन 9th में पढ़ा था, याद है कुछ? बाइकार्बोनेट HCO3, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कौन लेकर के जाती है? प्लाज्मा लेकर के जाती है। अभी तक तो यही लग रहा था ना कि आरबीसी ऑक्सीजन लेके जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगी। अब समझ में आ गया कि सिर्फ 23% जो है वो किसके साथ जाएगा? आपका हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा। 23% हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा। और जब यहां देखिए, ऑक्सीजन जब आपका हीमोग्लोबिन के साथ मिली थी तो उसको आपने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला था। कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कार्ब अमीनोग्लोबिन की फॉर्म में। ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये कहां पर आएगी? एल्वेलाई के पास आती है। एल्वेलाई के पास जो ब्लड कैपिलरीज होंगी वहां आती है। क्या इतनी बातें याद हो जाएंगी? चलिए अब एक छोटा सा इसमें और इंपैक्ट करते हैं। ये तो था आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से एक्सचेंज हो गया गैसेस का, या आगे ट्रांसपोर्टेशन हो गया इनका। एक गैस और होती है, ये कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर ये पहुंच जाए आपके इसमें लंग्स में तो क्या होगा? आप लोगों ने सुना होगा ना ये कि अगर एक रूम में बंद करके आपने हीटर लगा लिया, पूरा बंद कर लिया रूम, या सिगरी या कोयले जला लिए रूम में, तो सुबह तक जो है वो काम खत्म हो जाता है। सर्दियों के अंदर ज्यादातर ये केसेस सुनने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? जब कोल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब उस पर्सन ने क्या किया? कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ अटैच हो जाएगी? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, और यहां पर क्या बनाएगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। कार्बोक्सी, हाँ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी ये। अभी तक आपने देखा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिला, दोनों पहले ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन जुड़े, फिर बाद में अलग हो गए। कार्ब अमीनोग्लोबिन में भी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में भी क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुई, फिर अलग हो गई। लेकिन ये जो होगा ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कुछ इससे ज्यादा ही अट्रैक्शन होगा, ये इससे अलग नहीं होगी हीमोग्लोबिन से। तो यानी कि वो जो सेल के पास जो हीमोग्लोबिन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको छोड़ेगी नहीं, तो जिससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा हीमोग्लोबिन तो क्या बन जाएगा आपका? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ये छोड़ेगी नहीं उसको, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की रहेगी नहीं, जिसकी वजह से धीरे 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 बेहोशी की हालत हो जाती है और काम खत्म हो जाता है। ये इसीलिए इसको पॉइजनस गैस बोला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को पॉइजनस गैस बोलते हैं। ये क्लियर हो गई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब तीसरा एस्पेक्ट कौन सा बचा? तीसरा स्टेप कौन सा बचा था रेस्पिरेशन का? सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या चीज आई थी? एक आई थी ग्लाइकोलाइसिस, याद है ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस कब हुआ था? जब ग्लूकोज को, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या आएगा? ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर? पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ था। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया था? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। और ये प्रोग्राम किसके अंदर हुआ था? ये प्रोसीजर किसके अंदर हुआ था? साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ था। यहाँ कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। यहाँ कितने कार्बन होंगे पायरुवेट के अंदर? 3, इसीलिए 2 बनेंगे, और साथ में क्या निकली थी? एनर्जी निकली थी। ठीक है, इसके बाद जो हुआ था, इसके बाद, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की बात चल रही है इसलिए ईस्ट की बात नहीं करेंगे इसके अंदर। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के अंदर क्या था आपका? अब यहां पर क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन आ जाएगी,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये प्रोसेस किसके अंदर हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ था। और इसमें बन गई थी CO2 प्लस H2O। एनर्जी कितनी निकली थी? 36 और 38 ATP। यहां पर किसकी जनरेशन हो गई थी? एनर्जी की जनरेशन हो गई थी। ये आपका क्रेब्स साइकिल। मसल सेल की बात भी कर लेते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में किसकी फॉर्मेशन हुई थी? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये क्या हो जाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जाकर के जो रेस्पिरेशन, सेल की जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अभी दिखाई थी ना थोड़ी देर पहले, यहां देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा था? अभी पायरुवेट, पायरुवेट को वहां पर क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई, जिससे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया ये? अब है इसके बाद कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? आप चाहें या ना चाहें आपको रेस्पिरेशन होता ही रहेगा। ब्रीदिंग को सम एक्सटेंट जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कोई 1-2 मिनट, 1 मिनट तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनको भी कंट्रोल किया जाता है। हमारी विल पे डिपेंडेंट नहीं है ये। इनको कंट्रोल कौन करेगा? इनको ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करेगा? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होंगे? मेडुला ऑब्लिंगेटा। व्हाट इज मेडुला ऑब्लिंगेटा? अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का पार्ट है, जिसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ कोई नाम नहीं लूंगी उसका, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अभी इस लेवल पर आपको ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन का मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करेगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक्सहेलेशन किया था, एक्सहेल कर दिया था चीजों को। सॉरी, चीजों को नहीं, चीजों को थोड़ी करेंगे, एयर को करेंगे। एयर को आपने जब एक्सहेल किया था तो क्या सारी एयर बाहर निकल जाती है क्या? सारी एयर बाहर नहीं निकलती है। ब्रीदिंग साइकिल में जब हम एक्सहेल करते हैं, सम एक्सटेंट ऑफ जो एयर जो है वो लंग्स के अंदर रह जाती है। क्यों? ताकि गैसेस एक्सचेंज का टाइम मिल जाए, गैसेस एक्सचेंज का टाइम मिल जाए। अब जो एयर जो रह गई थी अंदर लंग्स के अंदर, उसको क्या बोला था? रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं। ये आपको ये जो बुक के अंदर जो रेस्पिरेशन का लास्ट पैराग्राफ है ना, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, उसके अंदर दे रखा है ये। ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल, ब्रीदिंग साइकिल में क्या होगा? व्हेन एयर इज टेकन इन एंड आउट, जब अंदर और बाहर जाती है, लंग्स के पास क्या रहती है? हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहती है, ताकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए क्या हो जाए? सफिशिएंट टाइम मिल जाए। ये लास्ट पॉइंट था रेस्पिरेशन का। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, सबको समझ में आ गया ये टॉपिक। तो आज इतना ही करेंगे, मिलेंगे कल नई क्लास में विद द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस में पढ़ेंगे कल हम लोग? प्लांट्स में करेंगे बात कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। थैंक यू।